हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय चैनल जीएस बाई एपी सर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यूरोप के बारे में, नेशनलिज्म इन यूरोप, क्लास 10th का। उसमें टॉपिक 1 और 2 आपका ख़त्म हो गया। आज डिस्कस करेंगे हम टॉपिक नंबर 3, यानी एक बार फिर पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन की सोच लाते हैं और यूरोप में एक तरह से फ्रीडम, लिबर्टी जैसी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। पिछले टर्म पे हमने देखा फ्रांस में किस प्रकार बैटल ऑफ वाटरलू के बाद एक तरह से कंजर्वेटिव हावी हो गए थे। एक रेवोल्यूशनरी गुस्सा मैजनी के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आज डिस्कस करते हैं कि 1830 और 1848 के बीच में यूरोप में किस प्रकार का बदलाव सोसाइटी में होगा। देखिए लोग ध्यान से। Conservative regimes tried to consolidate their power. Liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as Italy, German. यानी क्या कह रहा है? कंजर्वेटिव्स अपने पावर को बनाए रखना चाहते थे, लेकिन लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की सोच रेवोल्यूशन के तौर पे यूरोप में फैल रही थी। इटली में, जर्मन स्टेट में, ऑटोमन एम्पायर के प्रोविनेंस में, आयरलैंड और पोलैंड में। दीज रेवोल्यूशंस को हम लोग कहीं ना कहीं लिबरल नेशनलिस्ट के नाम से जानते थे। इसमें पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क और तमाम कॉमर्शियल मिडिल क्लास के लोग आते थे। फर्स्ट पैरा यही बताया गया है, बड़ा ही सिंपल लाइन है। अब इनके किए गए रेवोल्यूशन का पहला असर भी फ्रांस में ही दिखता है, और वो दिखता है 1830 जुलाई 1830 के दौरान। बर्बन किंग हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन, आपको पता है 1815 में यहाँ कंजर्वेटिव की सरकार बनी और बर्बन किंग बना था, फिलिप जी बने थे यहाँ पे। अब उन्हें रेवोल्यूशनरी हटा रहे हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की किसे बोलते हैं? जब मोनार्की का राज तो हो लेकिन देश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, राजा नाम मात्र का हो, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं। और फ्रांस का राजा इस समय लुइस फिलिप था। ठीक यहीं पे मैटर्नी किंग ने एक सेंटेंस बोला। क्या बोला? जब फ्रांस छींकता है तो समझना पूरे यूरोप को ठंडी लग चुकी है। यानी जो भी रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई या जो भी धारा निकली रेवोल्यूशन की, वो शुरुआत करने वाला कौन है? फ्रांस ही है। इसलिए मैटर्नी का सेंटेंस है और आपके बोर्ड में पूछे जाने वाला एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। July Revolution sparked uprising in the Brussels, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. यही जुलाई रेवोल्यूशन यानी फ्रांस में किया गया रेवोल्यूशन की हवा बेल्जियम में भी पहुंची। नीदरलैंड जहां यूनाइटेड किंगडम से अलग हुआ था, वहां से बेल्जियम ने खुद को क्या करा लिया? स्वतंत्र। यानी कहीं ना कहीं वास्तव में फ्रांस की छींक दूसरे देशों के सर्दी के लिए बन गया है ना। चलिए आगे देखते हैं। An event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe. यही एजुकेटेड लोगों का रेवोल्यूशन की लड़ाई अब फैल रही है और ये लाएगी ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था 15th सेंचुरी में। यहाँ भी रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की फैलाव हुआ। अच्छा खासा ग्रीस ने स्ट्रगल किया 1821 में। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम द, इन ग्रीस के नेशनलिस्टों को सपोर्ट मिल गया दूसरे देश में रह रहे ग्रीकों से भी, है ना। वेस्ट यूरोप हैड सिंपैथाइज फॉर एंशिएंट, क्यों? क्योंकि भैया ग्रीक का जो इतिहास है, कल्चर है ना, वो आज नहीं बल्कि हम लोग के जैसे हड़प्पा हड़प्पा था उस समय का था। पोएट आर्टिस्टों ने बताया कि ग्रीक का इतिहास इतना बेहतर रहा है, हम लोग पुराने ज़माने के लोग हैं, हमारा सिविलाइजेशन वर्ल्ड में एक नाम है और हमारे कंट्री यानी हमारे सिविलाइजेशन को ये मुस्लिम एम्पायर अपने अंडर में ले रहा है। अब समय आ गया है इससे अपने राज्य को वापस लेने का। एक इंग्लिश पोएट लॉर्ड बेरॉन थे। इन्होंने तमाम फंड इकट्ठा किया और एक प्रकार का वार क्रिएट करा दिया पूरे के पूरे ग्रीस में, लेकिन 1824 में कहा जाता है उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ऑटोमन साम्राज्य हिल गया इनके रेवोल्यूशन से, और जो इन्होंने पॉइंट रखा था कि हमारा इतिहास इतना सुनहरा है, हम किसी मुसलमान शासकों के अंडर में काम नहीं करेंगे। रेवोल्यूशन इतना तेज हुआ कि ऑटोमन एम्पायर को झुकना पड़ा। उन्होंने ग्रीस के साथ 1832 में एक ट्रीटी किया। बहुत इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। जिसको जो समझ में आए वो प्रोनाउंसिएशन कर ले, फिलहाल यही है। इसमें इस ट्रीटी में
हमेशा के लिए ग्रीस को क्या कर दिया गया, इंडिपेंडेंट राष्ट्र के तौर पे अनाउंस कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी। और यूरोप में हुआ एक और देश स्वतंत्र, इस वजह से अब यूरोप में लिबरलिज्म की हवा बढ़ गई, फ्रीडम की हवा तेज हो गई, हर एक कंट्री खुद को लिबरल कंट्री बनाने की अब कोशिश करने लगा। ये रहा आपका टॉपिक नंबर 3 का स्टार्टिंग पॉइंट, ध्यान में रखिएगा। 3.1 पे चलते हैं, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब लोगों में क्या, नेशनलिज्म की फीलिंग लाना बहुत जरूरी। रोमांटिज्म इमेजिनेशन क्या होता है, नेशनल फीलिंग क्या होती है, वो देखते हैं इस हेडिंग में। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार। केवल वार के जरिए, क्षेत्र के विस्तार से ही लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं आती। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है राष्ट्र के निर्माण में। पोइट्री, स्टोरी, म्यूजिक, ये सब कुछ नेशनल फीलिंग लाता है ना। कैसे अभी जनगण मन एंथम चलने लगे तो ऑटोमेटिक हम खड़े हो जाते हैं, कहीं ना कहीं एक देशभक्ति पैट्रियोटिक सॉन्ग चलने लगे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये है कल्चर, यानी कल्चर भी एक बेहतरीन जरिया है लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग लाने का, उनमें यूनिटी को बढ़ाने का बेहतरीन तरीका आपका कहीं ना कहीं एक कल्चर रोल प्ले करता है। रोमांटिज्म क्या है, रोमांटिज्म ये भी एक कल्चरल मूवमेंट है जिसमें कहीं ना कहीं लोगों में नेशनल सेंटिमेंट लाया जाता है। रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। ये बाबू साइंस की भाषा के तो एकदम खिलाफ है, ये साइंस वाइंस को मानते नहीं और साइंस के एकदम खिलाफ है ना, साइंस नहीं मानते। ये लोगों के इमोशंस के साथ जुड़ते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को फीलिंग को फ्रंट पे लाते हैं। ये साइंस की भाषा नहीं समझते कि साइंस ये कहता है वो कहता है, साइंस कुछ नहीं कहता है। लोगों में निश्चित तौर पे कलेक्टिव बिलोंगिंग लाने के लिए उनके इमोशंस को साथ में रखना बहुत जरूरी। देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट, इन्हीं के एफर्ट से कलेक्टिव हेरिटेज डेवलप हुआ, लोगों को अपने इतिहास पे गर्व हुआ और उस इतिहास के सीख से इन्होंने यूरोप में शुरू किया एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट रोमांटिज्म याद रखना। किसके खिलाफ रोमांटिज्म क्या है वो ध्यान में रखना। एक बहुत बड़े रोमांटिस्ट जर्मन फिलासफर जोहानन गॉटफ्रायड हर्डर है, समय याद रखिएगा। इनका क्या कहना है, ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड बाय कॉमन पीपल डास वॉक। अगर जर्मनी में आप जर्मन कल्चर को देखते हो ना तो डास ओल्क को देखो। डास ओल्क मतलब क्या, फोक सॉन्ग, उनके लोक गीते, उनके लोक पोइट्रियाँ, उनके लोक डांस, इसे देखकर आपको लगेगा कि जर्मनी क्या राष्ट्र है। वहाँ का एक नेशनल गाना है बाबू, फोक जीस्ट, क्या पॉपुलर है ना, उसको हाईलाइट करो, वो कहीं ना कहीं परिचित कराएंगे कि जर्मनी क्या है। collective and recording this form of folk culture and essential to the project of nation building। नेशनल बिल्डिंग बनाने में ये सब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फोकलोर क्या होता है, लोकगीते, है ना। फोक सॉन्ग लोकगीते, फोकलोर होता है अपने लोक नायकों के बारे में लोगों को बताना कि देखिए हमारा इतिहास कितना बढ़िया रहा, इतिहास में ये है वो है, हमारे इतने महान महान राजा, हमारे इतने इतने महान महान लोग जिन्होंने ये किया वो किया। कहीं ना कहीं अपने पुराने इतिहास को हाईलाइट करके लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। बताइए आज मुट्ठी भरा के लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, निश्चित तौर पे हमें मिलना चाहिए, हमारा इतिहास इतना सुनहरा है, हमें फिर से अपने इतिहास को वापस जिंदा करना चाहिए। इस तरह का प्रचार प्रसार करके नाटक खिला के इन्होंने कहीं ना कहीं वो नेशनलिज्म फीलिंग डेवलप की, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या होता है, लोकल लैंग्वेज, जो हम लोग का लोकल लैंग्वेज है ना उसी को वर्नाकुलर लैंग्वेज बोलते हैं। emphasize vernacular language and the collection of local folklore to recover the ancient। इन्होंने लोकल भाषाओं को, लोक नायकों को फ्रंट पे लाया और एंशियंट नेशनल स्पिरिट को लोगों के सामने रखा। Also to carry the modern nationalist message to large audience who were most illiterate। जो पढ़े लिखे नहीं थे वहाँ भी नाटक के जरिए उन चीज़ों को बताया गया कि देखिए आपका इतिहास कितना बेहतर है। आइए एक केस लेते हैं पोलैंड का, पता चलेगा ज़्यादा बेहतर। आइए पोलैंड का एग्जाम्पल लेते हैं। विच हैज बी पैट्रियन द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर। यहाँ पे राज था तीन बड़ी शक्तियों का, रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया का। इवन थ्रो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द इंडिपेंडेंटरी। इनकी वजह से ये पोलैंड ज़्यादा समय तक स्वतंत्र नहीं रह पाया।
नेशनल फीलिंग वेयर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। लेकिन फिर भी पोलैंड ने अपने म्यूजिक और लैंग्वेज में अपने लोकल कल्चर को जारी रखा। करोल कुरपेंस्की, बड़ा नाम, इन्होंने नेशनल स्ट्रगल थ्रू द ओपरा एंड म्यूजिक टर्निंग, इन्होंने ओपरा और म्यूजिक के जरिए अपने पुराने एंशियंट कल्चर को सजा के रखा। फोक डांस वगैरह ऑर्गेनाइज करते थे। पोलोनाइज मजूरका नेशनल सिंबल इनका बन गया था। यानी पोलैंड में इन तीन शक्ति के होने के बावजूद जो वहाँ के लोकल कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी पोलैंड के लोगों ने अपने म्यूजिक, अपने सॉन्ग के जरिए कहीं ना कहीं अपने कल्चर को फ्रंट पे रखा। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। लैंग्वेज एक बहुत बेहतरीन तरीका है लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग को लाने का। जब रसिया ने ऑक्युपाई किया पोलैंड को, तो उसने पोलिश लैंग्वेज को स्कूल से ख़त्म कर दिया और वहाँ ज़बरदस्ती रसियन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करा दिया। 1831 में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी लोगों ने रसियन लैंग्वेज के खिलाफ, लेकिन अफसोस रसिया ने बड़े बुरी तरीके से उन्हें क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। फॉलोइंग दिस मेनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू, अब क्या किए, अब ये क्लर्जी जो पोलैंड के थे ना, ये अब चर्च में लोगों को बुलाते थे, चर्च में, और चर्च में इकट्ठा करने के बाद वो पोलिश लैंग्वेज में उन्हें समझाते थे और पोलिश लैंग्वेज को बनाए रखने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते थे, उनसे बोलते थे। प्रीस्ट, बिशप पोलिश लैंग्वेज के बारे में बात करते थे, जिसके लिए उन्हें जेल भेजा गया, साइबेरिया भेजा गया। रसिया ने तमाम प्रकार का उन्हें पनिशमेंट दिया, लेकिन अंत में रसिया क्या हो जाएगा, हार जाएगा, और हारने की वजह से वो कहीं ना कहीं पोलैंड को फ्री कर देगा भैया, कि फिर है आप पोलिश लैंग्वेज को अपनाइए और बोलिए। ये है एक बहुत बड़े रसियन डोमिनेंस पे एक सिंपल लैंग्वेज की जीत, जिसका एग्जाम्पल आज भी दिया जाता है, और यही एग्जाम्पल बेस्ट है आपके रोमांटिज्म पॉइंट को समझाने के लिए। ये है बाबू आपका पॉइंट 3.1, जिसको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सीबीएसई में डेवलपमेंट के पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको कम से कम ये सारे डेवलपमेंट पॉइंट को ध्यान में रखना होगा। तो ये याद रखिएगा, ग्रीक का इंडिपेंडेंस, फ्रांस की लड़ाई, पोलैंड एग्जाम्पल रोमांटिज्म का, रोमांटिज्म है क्या, ऐसे तमाम टॉपिक हम डिस्कस किए हैं जो निश्चित तौर पे आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं, है ना। नेक्स्ट हेडिंग है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, यानी यूरोप में एक और सिचुएशन आएगा जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब भाई डिमांड बढ़ रही है कि हमें लिबरल दीजिए, हमें फ्रीडम दीजिए, हमें आज़ादी दीजिए। अब हम किसी राजा के अंडर में नहीं रहेंगे, हर हाल में लिबरलिज्म का आना बहुत ज़रूरी है, ऐसी तमाम चीज़ें। आखिर ये सिचुएशन बना क्यों, क्या हंगर हार्डशिप है, क्या पॉपुलर रिवोल्ट हुआ, अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये है टॉपिक 3.2, ध्यान से देखेंगे। 1830 ये ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप का समय है पूरे यूरोप में। फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी 1850 से पहले, इनॉर्मस इंक्रीज, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी यूरोप की, अत्यधिक बढ़ गया। इन मोस्ट कंट्री देयर मोर सीकर जॉब देम एम्प्लॉयमेंट, तमाम जॉब दिलाने वाले कि मैं जॉब दिलाऊंगा, ऐसे तमाम लोग हम लोग देख सकते हैं। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया माइग्रेटेड, गांव के लोग अब शहर में आ रहे हैं और शहर हो गया ओवर क्राउडेड, और शहर में दिखने लगे अच्छे खासे स्लम्स, यानी झुग्गी झोपड़ियाँ। स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन देन ऑफन फेस्ड विथ स्टेप कंपटीशन, अब छोटे छोटे प्रोड्यूसर को अच्छा खासा कंपटीशन झेलना पड़ रहा है। इम्पोर्ट ऑफ चीप मशीन मेड गुड फ्रॉम इंग्लैंड, अब कहीं ना कहीं वो बाहर से अच्छा खासा सस्ते सस्ते सामान मंगा रहे हैं इंग्लैंड से। इंडस्ट्रियलाइजेशन अब वहाँ आ चुका है, और निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी समस्या पूरे यूरोप में। This was especially so in textile production, which was carried out mainly in homes or small workshop. छोटे छोटे घरों में अब छोटे छोटे टेक्सटाइल प्रोडक्शन हो रहे थे, and was only part mechanized, लेकिन अब सब कुछ मशीन के द्वारा चलने लगा। In those region of Europe where the aristocracy still enjoyed power, इन सब रीजन में बेचारे सब दुखी हैं, लेकिन इंजॉय कर रहा है पावर का केवल एक, कौन, अरिस्टोक्रेसी। पीसेंट स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अपने फ्यूडल ड्यूज को नहीं दे पा रहे हैं, पूरे ऋण को नहीं दे पा रहे हैं। राइज ऑफ फूड का प्राइस दिनों दिन बढ़ रहा है, हार्वेस्टिंग खराब हो रहा है, और निश्चित तौर पे बहुत बड़ा एक तरह से गरीबी दस्तक दे रहा है पूरे टाउन और कंट्रियों में। कहने का सेंस क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया,
अब मशीन से बनाई गई चीज़ें आई, अब मशीन से बनाई गई चीज़ें आई तो भाई सस्ती थी, और सस्ती होने की वजह से मार्केट में जब वो आया ना, तो जो हैंडीक्राफ्ट के लोग हैं, जो अपने घरों में छोटे छोटे कपड़े बना के बेचा करते थे, इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि आपको पता होना चाहिए हाथ से बनाई गई चीज़ें आज भी महंगी होती हैं, तो इनके सामान को कोई खरीदेगा ही नहीं। क्योंकि अब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन मशीन के आने से सामान सस्ते मिल गए, तो आपके सामान को कोई क्यों खरीद रहा है ना। तो कहीं ना कहीं इनकी एक तरह से बुरी दशा आ गई कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें होने से, है ना। द ईयर 1848 वन ऑफ सच ईयर, 1848 का ये समय है। आपको पता है ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत 1848 में ही माना जाता है। फूड शार्टेज एंड वाइड डिस्टेंस अनएम्प्लॉयमेंट, फूड का शार्टेज होने लगा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया पेरिस में लोग रोड पे आ गए, क्या करें, कुछ है ही नहीं। बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया। लुइस फिलिप बेचारा तो यहाँ से डर के मारे भाग गया फ्रांस से। लुइस फिलिप क्या हुआ, भाग गया, जब इतनी बड़ी भीड़ को देखा तो वो भाग गया। नेशनल असेंबली, एक नेशनल असेंबली बनाई गई, रिपब्लिक, ग्राउंडेड सफरेज, जिसमें सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया, जिसकी एज 21 साल से ऊपर थी, सभी को काम दिया जाएगा, ऐसा नेशनल असेंबली ने बोला। नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वेयर सेटअप, तमाम नेशनल वर्कशॉप इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि भैया हम सबको जॉब देने की कोशिश करेंगे, है ना। अर्लियर 1841 वीवर्स ऑफ सिलेसिया, सिलेसिया में वीवर्स रहते थे, उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, एक कॉन्ट्रैक्टर से यहाँ स्टोरी दिया गया है, तो इस स्टोरी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस इतना जानना, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से निश्चित तौर पे यूरोप में अच्छी खासी प्रॉब्लम हो गई निचले तबके के लोगों को। तो ये स्टोरी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते भी नहीं है। आपको 3.2 में जितना पढ़ना था आपको मैंने पढ़ा दिया, वो ध्यान में रखिएगा। हंगर हार्डशिप क्या है। लास्ट टॉपिक देखते हैं इसका 3.3। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनेगा कि लिबरल्स जो रेवोल्यूशन करेंगे 1848 में, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको देखते हैं ध्यान से। Parallel to the revolt of the poor, unemployment, starving peasant and workers of many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle class, यानी आ गया समय, पुअर, अनएम्प्लॉयड, भूखे लोग, वर्कर सब इकट्ठा हो गए 1848 में, और इसका साथ देने के लिए सामने आ गया कौन, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास तो वेट ही कर रहा था कि सारे तबके एक साथ आ जाओ और तब लड़ाई शुरू करते हैं मोनर्की के खिलाफ, क्योंकि जब तक तुम लोग साथ आओगे नहीं हमारा पावर बढ़ेगा नहीं। फरवरी 1848 में फ्रांस हैड ब्रॉट अबाउट द एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क, फ्रांस में मोनार्की को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। रिपब्लिक वहाँ इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई, यूनिवर्सल मेल सफ्रेज बनाया गया। अदर पार्ट यूरोप में इंडिपेंडेंट नेशन जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरिया में भी लड़ाई लड़ी गई कि यहाँ भी वैसे ही बनाया जाना चाहिए, और यहाँ मेन के साथ वुमेन ने भी मिडिल क्लास के साथ बिल्कुल साथ दिया, क्योंकि उनका भी कहना था हमारी डिमांड भी पूरी होगी और नेशनल यूनिफिकेशन भी होगा। They took advantage growing popular unrest to push their demand, उन्होंने देखा कि अनरेस्ट हो चुका है तो उन्होंने अपना भी डिमांड रख दिया कि भैया हमारी भी डिमांड रख दो, हमें भी पॉलिटिकल राइट दे दो। तो मेन डिमांड था एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाना, प्रेस की स्वतंत्रता, एसोसिएशन बनाने का अधिकार दे दिया जाए, ऐसा तमाम डिमांड लिबरल्स कर रहे थे, जिनका साथ महिलाएं भी दे रही थी। महिलाएं ये सोचकर दे रही थी कि हमें भी पॉलिटिकल राइट मिल जाएगा। पैराग्राफ क्लियर है, पहले पैराग्राफ में यही बताया गया है। दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं थोड़ा। इन द जर्मन रीजन लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन व्हिच मेंबर वेर मिडिल क्लास प्रोफेशनल, जर्मन रीजन में तमाम पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया गया जिसके मेंबर्स मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, प्रॉस्पर्स आर्टिसंस, ये सब थे। टुगेदर इन द फ्रैंकफर्ट सिटी में इस्टेब्लिश हुए। उन्होंने ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के द्वारा। 18 मई 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बने। उन्होंने एक मार्च निकाला, मार्च का अर्थ सीधे था कि मुझे जाना है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, जो सेंट पॉल चर्च में है। वहाँ वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ले गए जर्मनी में, और वहाँ उनका मकसद था राजा साहब को ये कॉन्स्टिट्यूशन देना और उनसे कहना कि भैया ये हमारे डिमांड है और इसे फुलफिल करिए। लेकिन प्रॉब्लम हो गई,
When the deputies offered the crown on these, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, यही राजा था प्रूसिया का, उसने ना केवल उस कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ के फेंक दिया बल्कि इस इलेक्टेड असेंबली को मानने से इनकार कर दिया। अपोजिशन ऑफ अरिस्टोक्रेसी मिलिट्री बिकम स्ट्रॉन्गर, उस समय अरिस्टोक्रेसी मिलिट्री स्ट्रांग थी और राजा ने ऑर्डर दे दिया कि जाओ पार्लियामेंट में जो भी वहाँ मिडिल क्लास वगैरह के लोग हैं सबको अरेस्ट कर लो और सारी चीजें। ठीक, प्रॉब्लम ये हो गई कि जब तुम अपनी डिमांड जर्मन राजा के पास लेके गए ना तो तुमने महिलाओं की डिमांड रखी ही नहीं, निचले तबकों की डिमांड रखी ही नहीं ना। इस वजह से जब महिलाओं को, निचले तबकों को ये पता चला तो ये सब होने से पहले ही वो पार्लियामेंट छोड़ के चले गए। उनका कहना था राजा भी बेकार है और ये लिबरल्स भी बेकार हैं, ये तो अपनी ही डिमांड रखे हैं, मेरी डिमांड तो कोई रखने वाला है ही नहीं। जब हमारी डिमांड रखने वाला कोई है ही नहीं तो इनका साथ दिए जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए लिखा है कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट उनका मिल नहीं पाया और आर्मी ट्रूप्स यहाँ पे पहुंची, असेंबली को जबरदस्ती क्या खाली करा दिया गया। यानी लिबरलिज्म जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट लेकर राजा साहब के पास पहुंचे थे, उस ड्राफ्ट का कोई मतलब था ही नहीं, उसका कोई मीन ही नहीं निकला, क्योंकि आपके खुद के लोगों ने भी आपका साथ दिया नहीं। इशू ऑफ एक्सटेंडेड पॉलिटिकल राइट टू वुमेन वाज कंट्रोवर्शियल, क्योंकि महिलाओं में वही, महिलाएं चाहती थी भैया उनको भी वुमेन क्या पॉलिटिकल राइट मिले। काफी समय से वो लड़ रही थी कि हमें पॉलिटिकल राइट मिलना चाहिए, एसोसिएशन बनाने का अधिकार दीजिए, वो सारी चीजें, लेकिन आपने तो उनकी डिमांड रखी ही नहीं। न्यूज़पेपर, पॉलिटिकल मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, न्यूज़पेपर को आज़ादी की आपने बात रखी ही नहीं, निचले तबके के लोगों के बारे में बात रखी ही नहीं। जब आप रखेंगे नहीं सारी बातें को तो वो आपके बात को क्यों मानेंगे? यही कारण है कि निचले तबके के लोगों ने और महिलाओं ने आपका साथ छोड़ दिया। डिस्पाइट दिस दे वेयर डिनाइड सफरेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन के दौरान उन्हें सफरेज मिला ही नहीं असेंबली में। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो सेंट पॉल चर्च में था, वोमेन्स ने वहां से क्या आराम से बाहर निकल लिया, इन्हें सम्मान भी नहीं दिया गया था, वहाँ गैलरी में सब खड़ी थी, कोई मतलब नहीं था ना, फिर ना सम्मान दिया जाना चाहिए था, तभी तो वो लड़ाई लड़ने के लिए भाई वो आई हुई थी, उनका पॉलिटिकल राइट आपको देना चाहिए था, लेकिन आपकी कुछ दिया ही नहीं तो उन्होंने आपका ही साथ नहीं दिया, साथ छोड़ के चले जाएंगे। कंजर्वेटिव फोर्स विल बी सुप्रेस लिबरल मूवमेंट, लिबरल मूवमेंट को 1848 में कंजर्वेटिव ने जर्मनी में क्या किया, दबा दिया। दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, माने ही नहीं उसके ऑर्डर को फिर से। मोनार्क वेयर बिगिनिंग टू रियलाइज द साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन, लेकिन मोनार्क को ये तो लग गया था कि ये जो साइकिल चला ना रेवोल्यूशन का, ये जल्दी रुकने वाला नहीं है, इस वजह से कुछ ना कुछ लिबरल और नेशनलिस्टों में हमें करना सुधार पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो निश्चित तौर पर प्रॉब्लम हो जाएगी। In the year after 1848, the autocratic monarchy of Central Eastern Europe began to introduce the changes. इस वजह से इन्होंने क्या किया, अब धीरे धीरे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में बदलाव करना शुरू किया, वेस्टर्न यूरोप में भी बदलाव करना शुरू किया। सर्वडॉम, बॉन्डेड लेबर हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। हैब्सबर्ग एम्पायर का डोमिनियन खत्म कर दिया गया रसिया से। हैब्सबर्ग एम्पायर रूलर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी ऑफ द हंगेरियंस इन 1867। 1867 में एक तरह से हंगरी से भी क्या हैब्सबर्ग एम्पायर की सेवा समाप्त कर दी गई। तो कुछ सुधार उन्होंने किया, क्योंकि इस डिमांड ने कहीं ना कहीं लिबरल को मोनार्की को यानी कंजर्वेटिव जर्मनी को तो बता तो ही दिया गया था कि भैया ज़्यादा समय तक आपका शासन हम बर्दाश्त करेंगे नहीं, क्योंकि फ्रांस तो फ्री ही हो चुका था, ग्रीस फ्री हो चुका था, बेल्जियम फ्री हो चुका था, तो जर्मनी के राजा को तो एहसास हो गया था कि कुछ सुधार किया जाना चाहिए। अगर हम सुधार नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे हमें भी फ्रांस जैसे हालात से गुजरना होगा। तो ये बाबू आपका टॉपिक 3 खत्म हो गया। 2 टॉपिक इसमें और हैं, 2 से 3 टॉपिक बड़े मज़ेदार टॉपिक हैं, क्योंकि उसमें मैं आपको जर्मनी का और इटली, स्पेशली ब्रिटेन का यूनिफिकेशन पढ़ाऊंगा, विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशनलिज्म, इंपेरियलिज्म, 3 टॉपिक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये तीनों टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे और तीनों टॉपिक खत्म करके आपके चैप्टर 1 को मैं समाप्त करूंगा। उसके बाद आपका मैथ स्टार्ट करूंगा, मैथ चैप्टर नंबर 1, जिससे साथ में आपके मैथ की भी तैयारी होते रहे। उसके बाद फिर आगे कंपटीशन के और क्लासेस देखते हैं। फिलहाल चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे सारे ज़रूरतमंदों को ना केवल एकेडमी का बल्कि कंपटीशन का भी फ्री में क्लास मिल सके। इसलिए GS बाई AP सर जो भी आपके कांटेक्ट में हैं उनसे कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्री में सारे वीडियो देखें। लाइन वाइज मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रही बात बोर्ड के क्वेश्चंस को देने की, तो घबराइए मत, चैप्टर खत्म होगा,
आगे आपको बोर्ड के क्वेश्चंस मैं दूंगा कि बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस बने हैं, उसके लिए निश्चिंत रहिए। फिलहाल अभी जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसको तैयार करिए, बड़े आराम से गूगल पे सर्च करके तमाम आप क्वेश्चन देख भी सकते हैं, लेकिन निश्चिंत रहिए, मैं खुद आपको क्वेश्चन का एक PDF प्रोवाइड करूंगा जिसमें पिछले 8-10 सालों से आए गए क्वेश्चंस रहेंगे इस चैप्टर के। चैनल सब्सक्राइब करिए खुद भी और आगे भी प्रमोट करिए, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ना केवल इसमें हिस्ट्री या SST, इसमें आपको मैथ के क्लासेस भी अवेलेबल मिलेंगे एकेडमी में, साथ ही साथ मिलेगा आपको कंपटीशन के भी क्लासेस और मिलेंगे आपके रीजनिंग के भी क्लासेस, जो निश्चित तौर पे पॉलिटेक्निक ITI करने वाले बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा उनके एग्ज़ाम में। चैनल सब्सक्राइब जरूर करवाइए दूसरों से भी। चैनल GS by AP सर। थैंक यू।